हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्य आकर्षण में। दोस्तों, आज पैट के पिटारा सीरीज का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन आप देखेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आप इन 30 क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के आधार पर बनाए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैट में 85 नंबर से ज्यादा गेन करें तो वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का किस भारतीय राज्य का नृत्य है या किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, आपको यक्षगान बताना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का ये लोक नृत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरी की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे कह रहा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है कैप कॉमोरिन, ऑप्शन बी है पॉइंट कैलीमेयर, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगर दोस्तों एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम आए तो इंदिरा पॉइंट लगाइए। अगर आपसे पूछ ले भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। दोस्तों, क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो दोनों कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने बता दिए, उनके आंसर क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन हुआ है, या ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी है गंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर लगा लीजिए। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन हुआ है। अगर आपसे पूछे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, आपको बताना है भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है कौशाम्बी और ऑप्शन डी है पावापुरी। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, जो पार्ट 2 था पैट के पिटारा का, उसमें बताया था कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपने लगाया था योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 2019 में, ऑप्शन बी है सन 2000 में, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1950 में। तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वो हुई थी ऑप्शन डी 1950 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वहां पे जो पार्ट 2 में बताया था जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो आपने बताया था ऋषभ देव, जिनका नाम आदिनाथ था। वहां पे आपने वो आंसर लगाया था। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे कह रहा है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है ऋषभ देव, ऑप्शन डी है नेमिनाथ। तो दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक हैं वो ऑप्शन ए पे जाइए आप, महावीर। भगवान महावीर जो हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जो अंतिम तीर्थंकर थे। और पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। इनका आदि नाम इनका रखा गया था आदिनाथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है या कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी है हाइड्रोलॉजी, ऑप्शन सी है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन डी है बायोलॉजी। तो दोस्तों, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है, हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग होने वाला अनाज कौन सा था? तो हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा प्रयोग होने वाला पहला अनाज कौन सा था? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है बाजरा, ऑप्शन डी है तिलहन। तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा आपका
ऑप्शन बी जौ। जौ जो है वो हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग होने वाला अनाज था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदत्त की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 221, ऑप्शन सी अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 223, ऑप्शन डी कह रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर आप लगा लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 में दी गई है। ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 123। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे अपनाया था? ये आपको बताना है। मुगलों ने जो नवरोज का त्योहार है वो किससे अपनाया था? अच्छा, ये त्योहार किसने शुरू किया था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो नवरोज का त्योहार किससे अपनाया था मुगलों ने? ऑप्शन ए पारसी, ऑप्शन बी है यहूदी, ऑप्शन सी है मंगोल, ऑप्शन डी है तुर्की। तो यहाँ पे सही है तुर्कों। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारसी। पारसियों के द्वारा मुगलों ने नवरोज त्योहार को अपनाया था, ये पहले आप याद कर लीजिए। दूसरा यहाँ पे आपको याद करना है, नवरोज उत्सव किसने शुरू किया था? तो बलबन ने शुरू किया था। किसने किया था? बलबन ने यहाँ पे नवरोज त्योहार को शुरू किया था। नवरोज त्योहार क्या होता है? तो ईरानी नववर्ष होता है और फारसी नया साल भी इसे माना जाता है। तो मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में ये मनाए जाने वाला त्योहार है जो नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। मुगलों में किसने शुरू किया था? तो बलबन ने से शुरू किया था। जो भी विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। 85 प्लस अंक प्राप्त करने के लिए या उससे ज़्यादा अंक गेन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब टॉपिक वाइज भी जीएस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैंने सिलेबस आपको बता दिया है, सिलेबस पे आधारित ही अध्ययन कराएंगे, तभी जाके आपके 85 प्लस मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको उस पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 20 जनवरी 2013, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 2015, ऑप्शन सी है 25 जनवरी 2016, ऑप्शन डी है 28 जनवरी 2017। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से ये योजना शुरू की गई है। इसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। मोदी सरकार ने इस योजना को शुरू किया था और अभी हाल ही में इस योजना का नाम चेंज हो गया है। लिख लो पहले। दोस्तों इस योजना का नाम बदल दिया गया है हाल ही में। इस योजना का नाम हो गया है बदलाव। क्या बदला है? तो बदलाव नाम कर दिया गया है। ये आप नोट कर लीजिए, इसीलिए बोला गया था कि आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए, बदलाव। इसका नाम है बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। या तो आपसे पूछेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो कब शुरू की गई? तो आपको यहाँ पे याद रखना है 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई। या फिर यहाँ पे क्वेश्चन नया बनेगा तो ये बनेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम बदल कर रख दिया गया है बेटी आपकी धनलक्ष्मी विजय लक्ष्मी, या शॉर्ट में वो दे देगा बदलाव। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है मिरात उल अखबार भारत में पहली फारसी पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई है? मिरात उल अखबार भारत में ये पहली फारसी पत्रिका थी, किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो मिरात उल अखबार जो है जो फारसी भाषा की पहली पत्रिका है, ये शुरू की गई है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय के द्वारा। यहाँ पे ये आप याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है पारसिक निम्न का मात्रक होता है। पारसिक किसका मात्रक होता है इन चार में से? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी है बेग, ऑप्शन सी है दूरी, ऑप्शन डी है कोण। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना है पारसिक जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। पारसिक जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम आपको बताना है। श्रीलंका की राजधानी आधिकारिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है कोलंबो, ऑप्शन बी है श्री जयवर्धनेपुरा, ऑप्शन सी है सीलोन, ऑप्शन डी है कैंडी। तो दोस्तों आधिकारिक राजधानी अगर पूछ रहा है तो सही आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पे, श्री जयवर्धनेपुरा जो है वो श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ में बता रहे हैं यहाँ पे विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना केवल पैट के लिए बल्कि यहाँ पे सुपर टेट आप अगर आपको देना है या यूपी पुलिस या यूपीएसआई, इसके अलावा बिहार कांस्टेबल की आप भर्ती आ गई है, वहाँ पे भी आप इसे तैयारी कर सकते हैं यहाँ से इस चैनल के माध्यम से। तो ये एमसीक्यू सबके लिए फायदा देंगे। तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ कह रहा है निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए है राणा राज सिंह, ऑप्शन बी है मान सिंह, ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी है राणा कुंभा। तो यहाँ पे सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किया था चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन या किसने फैजाबाद का नेतृत्व किया था? फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है मौलवी अहमदुल्लाह, ऑप्शन सी है बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी है खान बहादुर खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फैजाबाद में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किया था ऑप्शन बी मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। दोस्तों आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके फायदे के लिए है कि नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन वाकई फायदे के लिए हैं तो आप चैनल को लाइक जरूर किया कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें ताकि हमें थोड़ा सा एनर्जी मिल सके आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन लेकर आए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है? आपातकालीन की व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? कौन से देश से आपातकाल की व्यवस्था ली गई है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो लिया गया है वो लिया गया है, यहाँ पे सही आंसर लगा लीजिए ऑप्शन ए जर्मनी। जर्मनी के वीमर जो है संविधान वहां से लिया गया है, तो आपको ऑप्शन ए यहाँ पे सही लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कह रहे हैं राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो दोस्तों यहाँ पे अगर नीरी देगा या राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, इसका शॉर्ट नेम है नीरी, अगर आपको वो देगा या ये देगा तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी सही यहाँ पे नागपुर यहाँ पे लगा लीजिए और नागपुर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कह रहा है पणजी जो है, पणजी गोवा की कैपिटल है पणजी, ये किस नदी के तट पर बसी हुई है या बसा हुआ है या स्थित है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए मांडवी, ऑप्शन बी है जुआरी, ऑप्शन सी है साल, ऑप्शन डी है हुगली। तो पणजी जो है वो मांडवी नदी पर, कहां पर? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कह रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है ये आपको बताना है। यूनिसेफ का मुख्यालय इन 4 ऑप्शन में से कहाँ पे? ध्यानपूर्वक ऑप्शन पढ़ा कीजिए। अगर पहले आप क्या करें क्वेश्चन को पढ़ें, फिर इसके बाद वीडियो को पॉज कर लें, फिर 4 ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़ें, अपना आंसर लगाएं, देन हमारा क्या करें आप सुने कि यहाँ पे आंसर क्या सही होने वाला है। तो आज चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है ज्यूरिख, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। दोस्तों इसका सही आंसर होगा यूनिसेफ का सही आंसर है न्यूयॉर्क। क्या सही आंसर है? न्यूयॉर्क है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भारत की मानक समय रेखा है, इनमें से किस राज्य से होकर गुजर रही है? पहला देख लीजिए, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है बिहार, चौथा है तेलंगाना। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है केवल 1 2 3 मतलब आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार, ऑप्शन बी है केवल 1 2 4 मतलब आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना, ऑप्शन सी है केवल 1 2
मतलब आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी है केवल 2, 3, 4 मतलब छत्तीसगढ़, बिहार और तेलंगाना। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका डिटेल देखना पड़ेगा बेटा आप लोगों को, क्योंकि बिगड़ डिटेल के ये आप सही नहीं कर पाएंगे। चलते हैं इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत सरकार ने मानक समय के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्याह्न काल को स्वीकार किया है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे है तो ये आपको याद रखना है, 5.5 घंटे ये ग्रीनविच रेखा से आगे है। भारत का मानक या मध्याह्न निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरता है। तो आपको ये राज्य याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये पांचों आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपोर्टेंट, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 फरवरी, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 21 मार्च, ऑप्शन डी है 3 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे 2023 विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है या विषय वस्तु क्या है, तो आपको याद रखना है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए क्या लिखा है, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट 2023 की इसकी थीम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कह रहा है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है रामेश्वरम, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है दादर नगर हवेली। महात्मा गांधी मरीन की बात कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल बुल्स आई शब्द से संबंधित है? बुल्स आई की बात कर रहा है, बुल्स आई से संबंधित कौन से खेल का ये खेल से संबंधित है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है पोलो, ऑप्शन बी है निशानेबाजी, ऑप्शन सी है बास्केटबॉल, ऑप्शन डी है मुक्केबाजी। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बुल्स आई जो है वो निशानेबाजी खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे है, रेमन मैग्सेसे या मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पूछ रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए। कौन सा क्वेश्चन है? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कह रहे हैं। ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है केवी सुब्रणा, ऑप्शन सी है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन जी है सत्यजीत रे। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पे लगा लीजिए आप, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। आचार्य विनोबा भावे जो है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था या घोषित किया गया था, आपको याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने है। 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, चौथा ऑप्शन है 30 जनवरी 1948। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर पे जाएंगे आप लोग, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया था। डेट याद रखिएगा 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल कह रहा है किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है मंगोलिया, ऑप्शन डी है जापान। तो गोबी मरुस्थल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो स्थित होगा वो दक्षिणी मंगोलिया और उत्तरी चीन में स्थित है। तो दक्षिणी मंगोलिया, यहाँ पे चीन तो दिया नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलिया देश में है। चीन आपको देगा भी नहीं, क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो दक्षिणी मंगोलिया देश में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है जोहान विल्हेम, ऑप्शन बी है डब्ल्यू.सी. रोंटगेन, ऑप्शन सी है एंटोनी हेनरी बेकरल, ऑप्शन डी है आइजैक न्यूटन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। डब्ल्यू.सी. रोंटगेन जो है उन्होंने एक्स किरणों की
खोज की थी? WC रोंटगेन का फुल नाम अगर आपको देखना है तो ऑप्शन बी पे आप देख सकते हैं, रिटर विल्हेम कॉनराड रोंटगेन इनका पूरा नाम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अधिक अच्छा स्रोत है, समृद्ध स्रोत कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको सामने हैं। बहुत लॉलीपॉप ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे कि बहुत सरल क्वेश्चन सर सॉल्व करा रहे हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। आपके एग्जाम जो है वो पैट का एग्जाम है, या यहाँ पे जो बच्चे सुपर टेट वाले देख रहे हैं, सीरीज को देख रहे हैं, वो भी ये क्वेश्चन बहुत सरल हल्के में ना लें, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप सोच रहे हैं बहुत सरल क्वेश्चन सर डाल रहे हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम सर ने सीरीज 2 में पूछ लिया है, सीरीज 3 में ये कह रहे हैं कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ये सबसे अच्छा स्रोत जो पूछा गया है वो पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है संतरा, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है गाजर, ऑप्शन डी है आंवला। तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा समृद्ध स्रोत अगर पूछ रहा है यहाँ पे, तो आंवला यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन डी पे जाइए, आंवला यहाँ पर सब सही आंसर है। आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आपको यह बताना है, नदी का नाम बताना है कि किस नदी के तट पर यह 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए है बितस्ता, ऑप्शन बी है अस्कनी, ऑप्शन सी है पुरुषनी, ऑप्शन डी है बिपाशा। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन सी पुरुषनी जो नदी है, पुरुषनी या पुरुषनी नदी जो है, उसमें ऋग्वेद में वर्णित है 10 राजाओं का युद्ध इसी नदी के तट पर लड़ाया गया था। दोस्तों पैट के पिटारा सीरीज के अंतर्गत आपने तीसरे भाग को सॉल्व किया है। जीएस का ये तीसरा भाग था। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए थे जो आपने देखे हैं। बड़ा सुपरफास्ट तरीके से मैंने सॉल्व भी कराया है, क्योंकि आपका समय बहुत अनमोल है एग्जाम के समय पे, इसलिए सुपरफास्ट तरीके से आप इसे 30 क्वेश्चन को तैयार भी कर लें। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं नोटबुक में नोट भी कर लें उन्हें। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम इसी चैनल के नाम पर है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको PDF उस पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।